Hello everyone, welcome back to another revision video of CA Final Customs and FTP। आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे FTP दैट इज चैप्टर नंबर 8 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये पॉलिसी आई थी 2023 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स की ये वेटेज रखता है। पूरा कस्टम्स FTP 20 मार्क्स है, उसमें से 4 मार्क्स की ये चैप्टर है। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर छोड़ जाते हैं, रीज़न बीइंग थोड़ा सा लेंदी है, डिटेल्ड है और काफ़ी इसमें न्यू कंटेंट है, ठीक है। बट इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। बस रिवीजन वीडियो देखो, सुनो और आपको चीज़ें याद होती रहेगी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि इस चैप्टर का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें ना 2 यूनिट्स है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ FTP, जो बेसिक चीज़ें बताता है, जैसे कि फीचर्स क्या है FTP के, एडमिनिस्टर यानी कि अथॉरिटी कौन है FTP की, कंटेंट्स ऑफ FTP या कुछ और बेसिक चीज़ें, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइल्स इज आवर इंट्रोडक्शन। फिर आता है यूनिट 2, जो बात करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, कुछ स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है उसके बारे में। एक चीज ध्यान से देखो, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स है, ना कि इंपोर्ट को। अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या चाहेगी, एक्सपोर्ट बढ़े या इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या होता है, सामान आता है और पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे, गुड्स सप्लाई हो बाहर के कंट्रीज में और फॉरेन करेंसी आए। तो इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स बनी है। पूरा FTP एक्सपोर्ट के को ही ज्यादा फोकस रखता है। तो यहाँ से 6, 7, 8 एंड 9 ये 4 टॉपिक्स आते हैं हमारी स्कीम्स के, ठीक है। दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्कीम्स है ऑफ कोर्स, वहां से क्वेश्चन आएंगे। बट अगर MCQ का पैटर्न है तो इंट्रोडक्शन भी रेलिवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू FTP। FTP कब आई, 2023 में। अच्छा, एक चीज याद रखना इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि इसमें ना बहुत सी बेसिक चीजें हैं, तो हमें सब कुछ याद करने नहीं जाना इस चैप्टर में, बस अपना माइंड ओपन रखना, चीजें सुनते रहना। बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ अगर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस है या इंस्ट्रक्शंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है, विच स्पेसिफाइज द पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, यानी कि फॉरेन ट्रेड के लिए पॉलिसी बना रखी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2023 में बनी। अंडर सेक्शन 5 ऑफ विच एक्ट, सेक्शन नंबर बिल्कुल मत रखना है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ऑफ विच एक्ट, एक एक्ट है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको प्यार से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है FTD&R एक्ट। इसके अंडर ये पॉलिसी बनी है। अब इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक प्रोविजंस फॉर फैसिलिटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अपनी प्रोविजंस बनाएगी, कुछ चीज़ें प्रोहिबिट करेगी, कुछ रिस्ट्रिक्ट करेगी, रेगुलेट करेगी, फॉर्मुलेट अमेंडमेंट करेगी। कुछ काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है कि अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही इस पॉलिसी का प्रिंसिपल कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। कोई भी प्रॉब्लम आए किसके पास जाने का, डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको पूरी आगे पॉलिसी में कहा गया है DGFT, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हमें ध्यान रखनी होगी। FTP को पहले कहा जाता था एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसका नामकरण चेंज हो गया FTP पॉलिसी में। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। काफी आसान है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज जर्नली फ्री। कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स फ्री है। फ्री का मतलब ऐसे नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, फ्री का मतलब कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, अनलेस अनलेस कोई रोक दे, अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। फिर इन गुड्स को जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया है, या तो फ्री, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। फ्री का मतलब कोई रोक टोक नहीं है, तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड मतलब गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेट से क्वांटिटी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम पर मंथ इसकी 1000 क्वांटिटी या इससे ज़्यादा नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते, किसी भी तरीके से, एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आती है प्रोहिबिटेड, कि गुड्स प्रोहिबिटेड है, तुम कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन में तो चलो कुछ हम परमिशन ले लेंगे या कुछ अप्रूवल ले लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड है बट अप्रूवल मिल जाएगा। प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते, कहने का मतलब कोई ड्रग्स हो गए
गन्स हो गई, एम्यूनेशन, सिक्योरिटी रीजंस, तो नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर दिया। फिर कहता है सम गुड्स आर फ्री फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बट कैन बी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस यानी एसटीई। कुछ गुड्स फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बट लेकिन वो मैं या तुम नहीं कर सकते, उसको स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज एसटी ही कर सकता है। एसटी क्या हो सकता है, क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कंपनी है। एसटी होता क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 8 पे है, यहाँ पे स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करा रहा हूँ और माइंड में रखना, बस चीजें ध्यान रखना, याद नहीं करनी इसमें ज्यादा चीजें, जो याद करना होगा मैं खुद बताऊंगा। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस विच डील्स विद गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। आईटीसीएचएस, आईटीसीएचएस क्या होता है मैं बताता हूँ, स्पेसिफाइज सर्टेन गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू एसटी नोटिफाइड बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी याद है ना, कौन, प्रिंसिपल हमारा डायरेक्टर। However, DGFT has the discretion to issue authorization to other entities to import export goods that are notified for exclusive trading through ST। वही बात कर रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले कुछ गुड्स है जो जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एसटी करेगा, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। बट डीजीएफटी कह सकते हैं कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई और भी कर सकते हैं, तो मानी जाएगी बात। एग्जाम्पल क्या, अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी। अब हो सकता है गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो ऑयल का इंपोर्ट है, कोई एक तरीके का पेट्रोल या डीजल है कि स्पेसिफिक कैटेगरी का, उसका इंपोर्ट सिर्फ ओएनजीसी करेगी और कोई नहीं कर सकता, तो बन गई यहाँ पे पॉलिसी। फिर नेशनल फर्टिलाइजर, नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट की स्टेट एंटरप्राइजेस है, ये सब इसमें आ जाती है। आईटीसीएचएस कुछ नहीं होता, ये होता है एक तरीके से एचएसएन कोड जैसा होता है ना जीएसटी में, वैसे ही गुड्स को नंबरिंग दे रखी है, आईटीसीएचएस कहते हैं इसे, देख लेंगे इसे जब आएगा, ठीक है। फीचर्स पे थे हम। फिर कहता है import export can be restricted for various strategic reasons, health reasons, environment reasons, other reasons। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किस किस वजह से हो सकती है, इफ द गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड तो परमिशन लाइसेंस लेके उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जा सकता है, वही बेसिक बात है। एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स। हम एफटीपी के फीचर्स पढ़ रहे हैं और एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रमोशन की ही बातें करता है, तो एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं हम अलग अलग स्कीम से। गवर्नमेंट का कहना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नॉट द टैक्सेस। अगर हम एक टी शर्ट इंडिया से यूएसए भेज रहे हैं, टी शर्ट को जब मैन्युफैक्चर करा इंडिया में, तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लगी, बट साथ में इसमें जीएसटी लगा या और कोई टैक्सेस लगे। लेट से ये टी शर्ट बन गई 1 लाख रुपए की, एक टी शर्ट नहीं है, 10,000 टी शर्ट है, 1 लाख रुपए की बनी। इस 1 लाख में जीएसटी और ये है, जब हम इसको यूएसए में भेजेंगे, 1 लाख की कॉस्ट मत कंसिडर करो, टैक्सेस को एक्सपोर्ट मत करो। यही इस पॉलिसी का मेन पर्पस है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। हेंस एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स आर ईदर एग्जम्प्टेड, उसको एग्जम्प्ट कर देंगे, या अगर लग गए तो रिफंड कर देंगे थ्रू एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स। फिर कहते हैं कि कैपिटल गुड्स कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेड एट निल ड्यूटी। अगर हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से इंडिया, एक मशीन कर रहे हैं, मशीन क्या हो गया, कैपिटल गुड्स, मशीन क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इससे मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, कोई टी शर्ट बनाएंगे, कोई भी आइटम बनाएंगे, टी शर्ट बनाएंगे, और इस टी शर्ट को हम फिर से कहीं भेजेंगे, यूएसए भेजेंगे या यूके भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से बाहर। यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमने मशीन को इंपोर्ट करा, फिनिश गुड बनाने के लिए हमने मशीनरी इंपोर्ट करी, तो कैपिटल गुड्स भी अलाउड है इस तरीके के लिए। एक स्कीम है इसमें, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की, ईपीसीजी स्कीम कहते हैं इसे, हम पढ़ेंगे इसे, यूनिट 2 में हमारी ये स्कीम है। देयर आर स्पेशल स्कीम्स फॉर यूनिट्स विच एक्सपोर्ट all their production so that they can avoid taxes at every stage under the scheme of EOU and CEZ। EOU and CEZ की फुल फॉर्म तो सबको पता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कह रहा है कोई स्पेशल स्कीम्स बना रखी है फॉर ऐसी यूनिट्स जो अपना पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट कर देती है, ऑल देयर प्रोडक्शन। और ये यूनिट्स कहाँ पे होती है, ईओयू में, सेज में, अलग अलग ये जो भी क्या कहते हैं पार्क्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे होती है। देखो अभी ना सब कुछ ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें हैं, बाद में हम स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम देखेंगे। अब
सबको पता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WTO 4 मेन गाइडलाइंस कहता है, दैट इज ट्रेड विदाउट डिस्क्रिप्शन, कोई भेदभाव मत रखो, प्रिडिक्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट एक्सेस, यानी कि मार्केट ग्रो करेगी और प्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन में बिलीव रखता है WTO, और इंकरेज करो डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FTP। कौन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं FTP को? FTP का प्रिंसिपल कौन? DGFT, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी, कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली से एक चीज याद आती है, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, ठीक है। चलो, फिर ऑथराइजेशन के बारे में और चीजें बता रखी है, लेट्स सी। DGFT इशू ऑथराइजेशन अर्लियर कॉल्ड एज लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर जैसे हमने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक लाइसेंस लगेगा, एक ऑथराइजेशन लगेगी, कौन देगा? DGFT, यानी कि DGFT का ऑफिस, अब खुद जो डायरेक्टर जनरल है वो तो नहीं आएगा, उसका आगे स्टाफ है, ऑफिस है, वहां पे से हमें ऑथराइजेशन लेनी होगी। ये एक कोड भी देता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जिसको IEC नंबर कहते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट IEC नंबर इज नॉट परमिटेड। जैसे कि इनकम टैक्स में पैन कार्ड होता है, ठीक है, वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक कोड या एक नंबर लेना होता है, जिसको कहते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, IEC नंबर। और मजे की बात यह है, जो एक SSC का पैन नंबर होता है, सेम नंबर डिट्टो वही नंबर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है, बट हमें रजिस्टर कराना होता है। जैसे आपका एक पैन कार्ड है, मेरा एक पैन कार्ड है, वही नंबर मेरा IEC कोड है, बट अभी वो इररेलीवेंट है क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं करा रखा, या आपने रजिस्टर नहीं करा रखा, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, बट अगर करें तो सेम नंबर ही हमें अलॉट होगा, ठीक है। IEC की थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, ये अपना पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है डेटा। ये 10 डिजिट का होता है अल्फा न्यूमेरिक नंबर। 10 डिजिट का क्यों? क्योंकि अपना अगर पैन कार्ड नंबर भी लिखो तुम अपने यहाँ पे, पैन कार्ड नंबर भी हमारा 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। उसमें होता क्या है, शुरू के 5 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDE, फिर 4 नंबर होते हैं 1 2 3 4, और एक लास्ट में होता है अल्फाबेट Z, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट होता है, और यही पैन नंबर होता है 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर, अपना IEC कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ इसी कोड को लेने के बाद कर सकते हैं। अ पर्सन कैन अंडरटेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली आफ्टर IEC, अनलेस, अनलेस तो हर एक लॉ में होता है कि अनलेस गवर्नमेंट बोल दे नहीं ये मेरा दुलारा है, इसको मैं बिना IEC के करने दूंगा, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। IEC details have to be electronically updated every year, even if there are no changes, failing which it will be deactivated till updation। अब जो रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो इसमें इन्होंने एक्टिवेट कराया है, वो उसको हर एक साल अपडेट कराना होगा, भले ही कोई चेंजेस ना हुए हो। इट इज सेम एज आवर पैन कार्ड नंबर, बट इशूड सेपरेटली बाय DGFT। DGFT पे रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। फिर कहते हैं, हम यहाँ पे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FT पे। फिर एक कमेटी है, पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी, मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड एंड एडवाइस DGFT। अब पॉलिसी इंटरप्रेट करने के लिए कोई कमेटी बना देगा DGFT, देख लेंगे, मतलब देख लेंगे यार, ज़्यादा काम का नहीं है। डिसीजन ऑफ DGFT इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अब जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, ठीक है। अगर कोई गलती करता है उसको कहते हैं कि प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे DGFT अथॉरिटी है, तो उसका डिसीजन जो वो कह दे वही सही, भले ही वो तुम्हारे लिए गलत। इफ एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इज एग्रीव्ड, भले ही उसको बुरा लगा हो, बाय एनी डिसीजन ऑफ DGFT, अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल हियरिंग हैज टू बी मेड। अब अगर एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को DGFT का जो फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन है उससे बुरा लगा, तो एक रिक्वेस्ट दे सकता है वो पर्सनल हियरिंग के लिए। DGFT में कंसिडर रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन आफ्टर कंसल्टिंग कंसर्न नॉर्म्स कमेटी, EPCG कमेटी और पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी। अब ये ना DGFT की मर्जी है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे ना करे, वो भी आगे पूछेगा एक नॉर्म्स कमेटी से, EPCG से, यानी कि और अपने भाइयों से पूछेगा कि करूं ना करूं, देख लो भाई तुम बताओ, ठीक है। तो मेन चीज हमें याद रखनी है, डिसीजन ऑफ DGFT इज फाइनल एंड बाइंडिंग। हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो और कोई अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है FTP में, वो देख लेते हैं।
सीबीआईसी इन्वॉल्व होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑफ कोर्स क्योंकि ये कस्टम्स के रूल्स बनाती है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्यों इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। आरबीआई इज अ नोडल बैंक इन द कंट्री विच फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज। फिर ये मॉनिटर करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आरबीआई वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पैसा ही पैसा है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, अब जीएसटी का भी इसमें रोल है, इंडायरेक्ट टैक्सेस है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। दिस वॉज आवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफटीपी। इसी बात पे एक आईसीआई का स्टडी मैट का क्वेश्चन देखते हैं, टीवाई के 6 है ये स्टडी मैट का। कहता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ एफटीपी डिस्कस विद गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहा है अगर कोई डाउट अराइज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एफटीपी, द सेट डाउट शुड बी फॉरवर्डेड टू सीबीआईसी, उसको सीबीआईसी को फॉरवर्ड कर दो, whose decision thereon would be final and binding। एफटीपी पे कह रहा है कि सीबीआईसी को फॉरवर्ड कर दो और उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग है। अभी तो हमने पढ़ा डीजीएफटी का, सीबीआईसी तो है ही नहीं पिक्चर में, सीबीआईसी एक अथॉरिटी जरूर है बट उसका डिसीजन कोई मायने नहीं रखता, वो फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ एनी क्वेश्चन और डाउट अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन रेफर टू डीजीएफटी। सेकेंड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इज अ 12 डिजिट पैन बेस्ड अल्फान्यूमेरिक कोड अलॉटेड टू अ पर्सन फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी। सब कुछ सही है इस बात पे, बट 12 डिजिट का तो होता ही नहीं है नंबर, ये तो होता है 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर की तरह। यहाँ पे लिखा पैन कार्ड है बट डिजिट नंबर में गलती आ गई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक पर्सन अलॉटेड टू द पर्सन फॉर अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, भले ये पैन बेस्ड है, ठीक है। तो इससे हमारे एक टीवाई के खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट ऑफ एफटीपी। एफटीपी में क्या क्या चीजें हैं। एफटीपी कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक तो अपने में आप में एक पॉलिसी है, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट एफटीपी 2023। फिर एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स बना रखी है, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं एफटीपी पूरा किन चीजों से बनता है। और फिर आता है आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम्स। तो एफटीपी 23 नोटिफाइड हुआ 1 अप्रैल 23 को, सबको पता चल गया अब तो। फिर है हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, दैट इज एचबीपी, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स। कब आई, 2023 में, क्योंकि एफटीपी भी 2023 की है। इसमें 11 चैप्टर्स है, ठीक है, काम का नहीं है, बस रीड कर रहा हूँ। कवरिंग प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स, मतलब प्रोसीजर्स बता रखे हैं, नाम से पता चल रहा है हैंडबुक के प्रोसीजर्स पे। कौन नोटिफाई करेगा, ऑफ कोर्स अपना प्रिंसिपल डीजीएफटी। ऑल्सो कंटेन्स कोई अपेंडेंसेस, कोई फॉर्म्स है, अयाद नियाद फॉर्म्स, किसी काम के नहीं है, क्या करोगे जान के। फिर है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये चीज एक समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सियोन क्या होता है बताता हूँ। पहले रीडिंग खत्म करते हैं। Based on SION, exporters are provided the facility to make duty-free import of inputs required for manufacture of export products under the duty exemption schemes like this and this। देखो समझो, SION यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। लेट से एक टी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है हमने। अब एक टी शर्ट बनाने में या 1000 टी शर्ट बनाने में कितने केजीज की कॉटन लगेगी, या कितने मीटर कपड़ा लगेगा, क्लोथ लगेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मली एवरेज सबको पता होता है, जो भी इस काम में होता है, इस मैन्युफैक्चरिंग में, इस बिजनेस में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड या एवरेज पता होता है। गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ नॉर्म्स सेट कर रखे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, कि कितना इनपुट डालो तो आउटपुट निकले। कहो कि अगर 1000 टी शर्ट्स बनाने में 5000 केजी कॉटन लगेगी, तो इससे हमारी 1000 टी शर्ट बन जाएगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म्स, इनपुट आउटपुट, कि इतना इनपुट डालो तो इतना आउटपुट निकलेगा ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इसके बेसिस पे क्या होता है कि अगर किसी ने टी शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है तो उतना ही सामान मंगाएगा जितना स्टैंडर्ड है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई करेगा, आगे और देखेंगे क्या होता है। फिर है आईटीसी एचएस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आइटम। ITC HS is nothing, it is a Indian Trade Classification Harmonized System। 8 डिजिट का होता है। ITC HS कोड्स क्या कंटेन करते हैं, इंपोर्ट गुड्स के कोड, एक्सपोर्ट के गुड्स के कोड, और एक कॉमेट लिस्ट होती है, यानी कि एक लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट ने, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशल केमिकल्स
ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 आइटम्स के कोड होते हैं ITC-HS कोड्स, यानी कि इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज कोड्स, हार्मोनाइज सिस्टम. Information regarding status of the goods being free, restricted, prohibited for import export is available in ITC-HS, क्योंकि कोडिंग बेस्ड सिस्टम है. जीएसटी के HSNs तो हमें बहुत अच्छे से नोन है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कोडिंग सिस्टम कर रखी है कि फ्री गुड्स को अलग कोड में दे रखा है, अलग शेड्यूल्स में बना रखा है, फिर रिस्ट्रिक्टेड हो गए, फिर प्रोहिबिटेड, फिर इनको कैटेगरी कर रखा है शेड्यूल 1-2 में, यानी कि इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए. तो अलग अलग तरीके से फॉर्मेट बना रखा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इतनी चीज़ें थोड़ा याद करेंगे. फिर है एनी चेंजेस और फॉर्मुलेशन और एडिशन ऑफ द न्यू ITC कोड्स आर कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल, यानी कि DGFT. कुछ काम का नहीं. एक चीज याद रखना, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होती है किसका गला पकड़ने का, DGFT का. कोई भी प्रॉब्लम आती है किसका गला पकड़ने का, DGFT का, DGFT का, DGFT का. DJ नहीं, कोई पार्टी नहीं चल रही, DGFT. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक ये बात करता है ट्रेड फैसिलेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ट्रेड फैसिलेट हो, रेगुलेट हो और बिजनेस करना आसान हो. इसके लिए क्या करा, इंडिया ने WTO के एक एग्रीमेंट को रेटिफाई करा, यानी कि अपना लिया. कौन सा एग्रीमेंट, ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट. इसके लिए एक कमेटी बनाई इंडिया में, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलेशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू फैसिलेट कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TFA प्रोविजन, यानी कि ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट को अपनाने के लिए इंडिया में एक कमेटी बना दी. अब NCFT की कमेटी क्या कहती है, इनका एक्शन प्लान क्या है, क्या चाहते हैं ये. दे एम टू अचीव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम. कहते हैं कि पैसा भी बचे और समय भी बचे, इससे बिजनेस करना आसान हो जाए. फिर रिडक्शन इन कार्गो रिलीज टाइम, जो गुड्स को कभी कभी लोग जब्त कर लेते हैं या प्रोसेसिंग में टाइम लगता है वो कम हो जाए. पेपरलेस इन्वायरमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो. ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल लीगल रिजाइम, लीगल लॉज और सब कुछ हमारा जो भी लॉ में रेमेडी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो. इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट हमें मिलती रहे. ठीक है. इसके लिए फॉलोइंग मेजर्स आर प्रोवाइडेड अंडर FTP. फ्री पैसेज टू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एक तरीके से फ्री कर दिया, फ्री पैसेज ईजी कर दिया. नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस, एक्सपोर्ट का सामान हम सीज नहीं करेंगे जब तक कोई शक नहीं होता. ठीक है, यानी कि शक नहीं होता कि तुम ड्रग्स लेके जा रहे हो, कुछ प्रोहिबिटेड आइटम लेके जा रहे हो, तब तक सीज नहीं करेंगे, मोस्टली अलाउ कर दिया जाएगा आराम से. एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, जल्दी सड़ जाता है. ठीक है, सब्जियां, फूल हो गए, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गई, खराब हो जाती है. उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया कि एक ही जगह से सारा काम हो जाए और फटाफट वो निकल जाए इंडिया से बाहर. ठीक है, कहते हैं ना बाहर निकालो इसे. इम्प्लीमेंटिंग द निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑन द इंटरकेसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग एक्सेट्रा. कह रहे हैं अगर कोई न्यू पर्सन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है उसके लिए एक स्कीम बना दी कि उसको मेंटर भी मिल जाए, कोई ट्रेनिंग भी मिल जाए, काउंसलिंग भी मिल जाए. मतलब एक तरीके से एडुकेट कर रहे हैं अपने नए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को. 24/7 का हेल्प डेस्क बिठा दिया. ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज है. फिर कुछ और मेजर्स क्या करे हैं, इसको ध्यान से देखना. ये सारे तो बेसिक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट आएगा, उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, AEO. अब ये AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हमने एक और जगह पढ़ा था जब हम कस्टम्स पढ़ते हैं, उसमें इंपोर्ट प्रोसीजर में चैप्टर नंबर 5 में AEO की बात करी गई है. किसी को याद है तो बताओ मुझे कमेंट्स में, नहीं याद तो पढ़ के आओ. ठीक है. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है, अ बिजनेस एंटिटी इंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड इज ग्रांटेड द AEO स्टेटस if it is approved by custom. Of course, such entities are considered as trusted trade partners of Indian custom. गवर्नमेंट को उन पे भरोसा है, इसलिए उनको एक AEO का स्टेटस दे देते हैं. AEO स्टेटस से होता क्या है, सबसे पहला बेनिफिट जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी. हमें पता है कस्टम ड्यूटी हम कब पे करते हैं, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, यानी कि जब गुड्स को क्लियर कराते हैं इंपोर्ट में. बट इनके लिए डेफर्ड पेमेंट का एक सिस्टम है, अलग अलग टाइम बना हुआ है कब हम पेमेंट कर सकते हैं, बानी की बाद में दे देना, देख लेंगे, तुम तो हमारे घर की बंदे हो. ठीक है, घर की बात है.
गवर्नमेंट को इन पे ट्रस्ट है, इसलिए डेफर्ड पेमेंट दे रहे हैं कि ड्यूटी बाद में दे दो चलेगा। हम और तुम जाएंगे इम्पोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी पहले पैसे दो फिर सामान मिलेगा। इनको कहते हैं सामान ले जाओ, पैसे तो घर के है आ जाएंगे। फिर रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो, कार्गो को ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, जाने देंगे। ऐसा नहीं कि डॉग्स लगा देंगे सूंघने के लिए कि अंदर क्या लेके जा रहे हो। फास्टर प्रोसेसिंग इन क्लियरेंस ऑफ कार्गो, जल्द से जल्द इनको क्लियरेंस मिल जाएगी। बस बेसिक चीज़ें है, याद ही रख, याद के मतलब सुननी है और क्या करोगे इसको याद करके। एग्जाम में आए तो बस लिख देना जैसा तैसा एईओ का समझ के, ठीक है, कि ट्रस्टेड पार्टनर्स होते हैं, इनको एईओ का स्टेटस मिला है, डेफर्ड पेमेंट सब कुछ फास्ट होगा इनके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियरेंस जल्दी हो जाएगी, रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ लिख देना। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टी, टी शर्ट का टी, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या कहता है? टाउन्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एक्सपोर्ट by producing goods of specified amount may be granted recognition as T। कुछ ऐसे स्टेट्स या ऐसे टाउन्स हैं इंडिया में जो इंडिया के एक्सपोर्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि असम की चाय, ठीक है, या अहमदाबाद की चनिया चोली। अब जो तारक मेहता देखते हैं उन्हें पता है। तो वो टाउन्स उस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स ऐसी क्वालिटी का, ठीक है। दे विल बी प्रोवाइडेड विद सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज देयर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। गवर्नमेंट चाहेगी उनका एक्सपोर्ट और बढ़े तो उनको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके लिए फैक्ट्रीज या उनके लिए चीज़ें बनाएगी, ठीक है। दिस वॉज आवर टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की जैसे ही एक और चीज़ होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब। टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस में क्या था, वो टाउन्स अपने आप में एक्सीलेंस है, ठीक है, अपने चीज़ में माहिर है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है ताकि वो और स्केल अप कर सके, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके एक्सपोर्ट। यहाँ पे है डेवलप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट्स हब। अब बहुत सी जगहों में चीज़ें ऐसी होती है कि गुड्स अच्छे हैं बट उनका इतना रिकग्निशन नहीं है या इतना उनको नहीं मिल पा रहा स्केल अप, तो उसमें भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। Every district have products and services which are being exported and can be further promoted to increase production, grow exports, and generate economic activity, and to achieve the goal of Atmanirbhar Bharat, vocal for local, and make in India। वही बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती है, जैसे कि आगरा का पेठा हो गया, फेमस है, प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। इंडिया का शुद्ध देसी घी, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, उसको गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करना चाहती है ताकि एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एग्जांपल जीआई प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर क्लस्टर्स, टॉय क्लस्टर्स एक्सेट्रा इन ईच डिस्ट्रिक्ट हैव टू बी आइडेंटिफाइड। अब ये तीन चीज़ें क्या है, बिल्कुल ही नई आइटम है, याद तो बिल्कुल मत करना इसको, ठीक है, बस सुन लेना, याद आ जाए तो देख लेना। होता क्या है मैं बता देता हूँ। जीआई इज जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कहने का मतलब स्टेट वाइज या जियोग्राफिकल वाइज, वही जैसे मैंने कहा कि असम की चाय हो गई या आगरा का पेठा एक जगह से नाम फेमस है, या कश्मीर का हो गया अपना केसर, तो उन प्रोडक्ट्स को फोकस करेगी। एग्रीकल्चर क्लस्टर्स यानी कि होता है ना, एमपी का आटा, एमपी की गेहूं अच्छी होती है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए कुछ हेल्प करेगी। टॉय इंडस्ट्री को भी कुछ क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप है उन पे भी करेगी, उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाएगी, उनको पहले आइडेंटिफाई करेगी। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी इज टू बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, उसी को एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। 2 or 3 high potential product services from each district may be prioritized and comprehensive plan for their export growth may be prepared and implemented। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, यानी कि 2-3 प्रोडक्ट्स पहले फोकस करो, मेन फोकस उन पर रखो, क्योंकि हर एक जगह का 2-3 चीज़ें ही खासियत होती है, यानी कि सब कुछ ही उनकी स्पेशल है, ठीक है। DGFT will engage with all the relevant state and central agencies to take forward this initiative in each district। बस एम लिखा हुआ है। तो दिस इज डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब, बस पता होना चाहिए, माइंड में चीज़ें होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अभी तक 25-30 मिनट बीत गए
और कुछ भी हमने ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा जो हमें याद करना है, बस हमें माइंड में चीज़ें चाहिए थी। बट अब एक टॉपिक आ रहा है जो हमें बिल्कुल ही याद करना है, नहीं छोड़ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेटस होल्डर। जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाते हैं, वैसे ही स्टेटस होल्डर। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो बिल्कुल याद करना है। इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान भी दूंगा, टाइम हो सकता है लग जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें काफ़ी है, समझने वाली चीज़ें कम है। देखो, स्टेटस होल्डर्स होते क्या है? स्टेटस होल्डर्स आर एक्सपोर्टर फर्म्स who have excelled in international trade and have successfully contributed to India's foreign trade। ऐसी एक्सपोर्ट की फर्म्स जो एक्सेल कर चुकी है अपने काम में और इंडिया की फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि न्यू कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए वो गाइडेंस है, एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन है, हैंड होल्डिंग, उनकी मदद करते हैं, हाथ पकड़ के उनको खींच लेते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक आइडिया कि होते कौन है ये, कौन हो सकता है। हु कैन बी अ स्टेटस होल्डर? क्या कोई भी हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। ऑल एक्सपोर्टर्स कैन बी स्टेटस होल्डर्स। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो स्टेटस होल्डर बन सकता है, लेकिन और भी कंडीशन है। ऑल एक्सपोर्टर्स, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हैविंग एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब ये तो एम ही लिख दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो होगा तभी तो वो एक्सपोर्टर है, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के तो तुम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये तो वही बात होगी, बिना पैन कार्ड के अपनी आईटीआर फाइल कर दो। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस। So having an ISE shall be eligible for recognition as a status holder if, बात आई ना अब if, एक्सपोर्टर तो है बट they have achieved the following threshold export performance। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करी है, कौन सी फॉलोइंग, यानी कि नीचे हम देखेंगे कब करी है, इन द करेंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि टोटल 4 सालों की बातें हो रही है यहाँ पे। सारे एक्सपोर्टर्स स्टेटस होल्ड कर सकते हैं, स्टेटस होल्डर बन सकते हैं अगर उन्होंने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मीट कर ली। कब करी? आज, यानी कि करंट ईयर में, जिस ईयर की बात कर रहे हैं तब, और उससे पहले 3 सालों में, यानी कि टोटल 4 सालों की बात कर रहे हैं, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है मीट करने का? देखो, इसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जैसे पंच तारा ठेके होते। ठीक है, 5 स्टार होटल की तरह इसमें सिस्टम बना हुआ है, 1 स्टार होटल, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं इन्हें। अगर अलग अलग कैटेगरीज लेने के लिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए? ये है इन यूएसडी मिलियन। अगर 1 स्टार बनना है तो 3 मिलियन यूएसडी, 2 स्टार बनना है तो 15, फिर 50, फिर 200, फिर 800, याद करना पड़ेगा आपको। 3, 15, 50, 200, 800 इन यूएसडी मिलियन परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, इस साल और पिछले 3 साल, तो टोटल 4 साल। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस। अब जो ऊपर कंप्यूट करना है वो कैसे करना है, उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। लेट्स सी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शैल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी वैल्यू, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। अब एक चीज मैं आपको एफटीबी में यही क्लियर कर दूं, और बेसिक चीज ये सबको पता होनी चाहिए, जब भी हम इंपोर्ट की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट सीआईएफ वैल्यू, क्योंकि गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, ये हमने वैल्यूएशन बहुत अच्छे से सीखा है। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, सीआईएफ वैल्यू यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, इंडिया के पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तक आने के लिए कितना पैसा लगा, सीआईएफ वैल्यू की बात करते हैं। बट एक्सपोर्ट मतलब हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम टैक्सेस और वो सब तो इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करते ही नहीं। तो हम फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि इंडिया से कश्ती तक चढ़ाने का, शिप तक चढ़ाने का खर्चा कितना आया, बस उतना ही लेना है। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट हम लेते नहीं। तो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बात करें तो एफओबी वैल्यू पे बात करेंगे। ठीक है, फिर एक ना डीम्ड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ही हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके लिए फ्री ऑन रेल हम लेते हैं एफओबी की जगह। क्या होता है, मैं फ्री ऑन रेल अभी समझाता हूँ,
क्योंकि बहुत जगह काम आएगा एफ ओ आर बाद में मैं नहीं समझाऊंगा। तो फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट एफ ओ आर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन INR शैल बी कन्वर्टेड in USD at the exchange rate notified by CBIC as applicable on 1st of April each year। ज़्यादा काम का नहीं है बट इसमें कंसेप्ट समझ लो। देखो डीम्ड एक्सपोर्ट होता क्या है, लेट से एक एक्सपोर्टर है, इसने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है और फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको रॉ मटेरियल लगेगा। अब रॉ मटेरियल ये मंगा रहा है यूएसए से, ठीक है, रॉ मटेरियल आ रहा है अपना यूएसए से, कपड़ा आ रहा है यूएसए से, टी शर्ट बनेगी इंडिया में, फिर उसको एक्सपोर्ट कर देगा दुबई में। अब होता क्या है, ये जो रॉ मटेरियल आया है इंडिया में इंपोर्ट हुआ, इस पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, बट एफटीबी पॉलिसी में कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर देते हैं या रिफंड कर देते हैं, ठीक है। अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर यही कपड़ा तुम्हें कहीं और से मिल रहा है, लेट से गुजरात में कपड़ों की एरिया है, फेमस है, वहां से तुम्हें सेम क्वालिटी सेम तरीके का कपड़ा मिल रहा है, तुम वहां से ले लो डोमेस्टिक एरिया से, हम इसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेंगे। यानी कि तुम्हें सारे बेनिफिट्स दे देंगे, जीएसटी माफ कर देंगे, जो भी इस पर टैक्सेस लगे सब कुछ ड्यूटी एग्जम्प्ट कर देंगे, इसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। अगर ये मुंबई में बैठ के सामान बना रहा है तो अपने घर में ही फुलफिल कर ले, बट ये एक्सपोर्ट कर रहा है इसलिए तुम्हें ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो अपना क्या कहते हैं फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, तभी तुम्हें ये फैसिलिटी है, तुम यहाँ से ले लो या यूएस से ले रहे हो तो तुम्हें एग्जाम्प्ट कर दिया, तो कह रहे गुजरात से ले लो, इसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। अब गुजरात से जब मुंबई सामान आएगा या इंडिया के अंदर ही जाएगा तो मोस्टली ट्रेन से जाता है, तो इसलिए फ्री ऑन रेल का कंसेप्ट आ जाता है कि रेल बोर्ड तक या कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक का खर्चा या जो भी होता है, ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं है, बस इतनी सी बात है, याद रख लेना, कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में। तो अब नहीं, एक चीज़ और कि ये तो आईएनआर में होगा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हम निकाल रहे हैं यूएसडी में, डीम्ड एक्सपोर्ट गुजरात से मुंबई आने में तो फॉरेन करेंसी लगेगी नहीं, तो आईएनआर में होगा, इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 अप्रैल ईच ईयर का करेंसी रेट ले लेना, एक्सचेंज रेट, कोई एवरेज नहीं लेना, ओपनिंग ले लेना बस, दैट्स ऑल, नॉट मच इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट मैंने बता दिया। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट आएगा लास्ट में, हम उसको देखेंगे। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग IEC होल्डर्स, इट मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर अनरिलेटेड कंपनी विद अ डिफरेंट IEC। क्या कहना चाह रहा है, लेट से रिलायंस है और अडानी है, ठीक है, रिलायंस स्टेटस होल्डर है, अडानी नहीं है, अडानी को कुछ मिलियन डॉलर्स कम पड़ रहे हैं, ये कुछ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कम पड़ रही है, तो क्या रिलायंस से ये खरीद सकता है, क्योंकि हुआ तो इंडिया से ही है ना, रिलायंस के पास एक्स्ट्रा क्या वो बेच सकता है, कह रहे नहीं भाई, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, एक दूसरे को नहीं बेच सकते, अनरिलेटेड कंपनीज है, रिलेटेड होती है होल्डिंग सब्सिडरी, वो तो एक फैमिली है उसमें कर सकते हो, बट अनरिलेटेड को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड, जिसका है उसी का है, सो शेयरिंग इज नॉट केयरिंग इन दिस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। फिर एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शेल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन, कहने का मतलब री एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रेश एक्सपोर्ट्स को ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हमने एक्सपोर्ट करा, फिर वो सामान वापस इंडिया में इंपोर्ट हो गया, हो सकता है कोई भी रीज़न, कोई रिपेयर हो, रिफर्बिश हो, और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए री एक्सपोर्ट को हम नहीं लेंगे। फिर कहते हैं फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी, एक्सपोर्ट्स बाय MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन ISO BIS सर्टिफिकेशन, units located in northern states including Sikkim, Jammu Kashmir, Ladakh, and exports of fruits and vegetables shall be granted double weightage once in any of these categories। क्या कहना चाह रहे हैं ये, इट मीन्स कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर है जो इन कैटेगरी में फॉल करता है, या तो वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, कोई ऐसी यूनिट है जिसको ISO BIS सर्टिफिकेशन मिला है, क्या सर्टिफिकेशन हमें लेना देना नहीं, या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में है इंक्लूडिंग सिक्किम हो गई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रूट, सब्जी और फलों का, तो ऐसे एक्सपोर्टर्स को डबल वेटेज दी जाएगी। लेट से किसी ईयर में इनका जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो 1.5 मिलियन डॉलर्स का है, तो डबल वेटेज इंटू 2 करके ये बन जाएगा 3 मिलियन डॉलर्स,
और 3 मिलियन यूएसडी डॉलर से इसको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिल जाएगा। कहने का मतलब डबल वेटेज लेंगे बट वंस इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, एक बार लेंगे। अब ऐसा ना हो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी है और यूनिट और स्मॉल एंड माइक्रो है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, ऐसा नहीं कि वो दोनों बार ले ले डबल डबल, सिर्फ एक बार ही डबल मिलेगा, ऐसा नहीं कि दो जगह फॉल कर रहे हैं तो हम डबल ले लेंगे। तो वंस मिलेगा इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। तो अभी तक हमने देखा क्या, एक स्टेटस होल्डर होता है, कौन हो सकता है, कोई भी एक्सपोर्टर हो सकता है, बट उसको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मीट करनी है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमें याद करनी है, 1 से लेकर 5 स्टार तक जाती है इस साल और पिछले 3 साल। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, ज़्यादा काम की नहीं है, बट देख लेना, मेन ये है कि ट्रांसफरेबल नहीं होता और डबल वेटेज मिलेगी किसी जगह पे देखता। फिर आता है एक प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर। ये तो चलो उन्हें चीज़ें बताया कि क्या क्या होता है स्टेटस होल्डर, क्या फ़ायदे मिलेंगे स्टेटस होल्डर बनने के, कुछ बेनिफिट्स भी तो होने चाहिए। वो बेनिफिट्स है प्रिविलेजेस, और इस पे एक टीवाई की भी है, आईसीए में, डिस्कस द प्रिविलेजेस ग्रांटेड अंडर एफटीपी। सबसे पहला बेनिफिट, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। मीन्स स्टेटस होल्डर जो डिक्लेयर कर देगा उस पर गवर्नमेंट बिलीव कर लेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे इनको अलाउ कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस पे इनकी भी चेकिंग हो सकती है। सेकंड इज फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑन प्रायोरिटी दैट इज विद इन 60 डेज बाय नॉर्म्स कमेटी। देखो, एक नॉर्म्स कमेटी है जो सीऑन हमने पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो होता क्या है, एक एक्सपोर्टर को किसी प्रोडक्ट का अगर सीऑन अवेलेबल नहीं है या उसके इनपुट आउटपुट नहीं है अवेलेबल, तो उसको फिक्स कराना पड़ेगा। वो कमेटी को रिक्वेस्ट करेगी कि अगर मेरे को टी शर्ट्स बनानी है 1000 टी शर्ट्स, तो मेरे को 5000 kg कपड़ा लगेगा इसके लिए। तो ये स्टैंडर्ड है नहीं, बट फिक्स कराना पड़ेगा, कहीं से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स प्रायोरिटी में हो जाएगा, यानी कि 60 दिनों में इनको अप्रूवल मिल जाएगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स एक्सेप्ट रेमिटेंस एंड रिसिप्ट। अब देखो होता क्या है, एक एक्सपोर्टर या इंपोर्ट कोई भी केस हो, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक्स के थ्रू रूट होते हैं। यानी कि इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट बिल, सब कुछ बैंक्स के थ्रू जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड चाहिए, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है। तो सब कुछ बैंक्स के थ्रू होके जाता है, फैसिलिट होता है बैंक के थ्रू। तो ये इनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, डायरेक्टली कर सकते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, बैंक्स इनके लिए नेगोशिएट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट रेमिटेंस एंड रिसिप्ट, जो पेमेंट की रिसिप्ट है या ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो बैंक से ही होगी, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है इनके लिए भी, क्योंकि पैसों का मामला बैंक ही संभालेगा। बट इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ एंट्री होगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तुम करवा सकते हो अलग से बैंक के बिना। फिर है एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी इन स्कीम अंडर एफटीपी अनलेस स्पेसिफाइड। तो अगर किसी स्कीम में बैंक गारंटी लगती है, स्टेटस होल्डर को नहीं देनी पड़ेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है इनका, दैट 2-star export house and above are permitted to establish export warehouse। वो अपना एक वेयर हाउस बना सकते हैं स्टेटस होल्डर, बट वो 2 स्टार एंड अबव होनी चाहिए। हमने देखा था टोटल 5 स्टार है, बट 1 स्टार को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 1 स्टार अगर तुम बन भी जाओ स्टेटस होल्डर, अपना एक्सपोर्ट वेयर हाउस नहीं बना सकते, भले ही तुम्हारे पास जितने मर्जी पैसा हो। पैसा है और एक्सपोर्ट करो, 2 स्टार बनो, फिर एक्सपोर्ट वेयर हाउस बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर स्टेटस होल्डर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, वीआईपी सर्विसेज मिलेगी, प्रायोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ देयर कंसाइनमेंट्स। They shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to specified annual limits। यानी कि जो एक्सपोर्ट आइटम्स रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं स्टेटस होल्डर को। बट बेनिफिट मिले तो कोई ऑब्लिगेशंस है उनकी। एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है। स्टेटस होल्डर अदर देन 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, इधर भी 1 स्टार को एक्सक्लूड कर दिया,
are being partners in providing mentoring and training in international trade to specified number of trainings each year based on the status they achieve. हर साल उनको कुछ specified number of new exporter importer को ट्रेनिंग देनी होगी. ठीक है, तो ये था पूरा कंसेप्ट स्टेटस होल्डर का. आई नो बीच में थोड़ी सी टेक्निकल या प्रॉब्लम आई है वीडियो में, बट हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक तो क्वेश्चन हमने देखा है टीवाई के 5, एक और देखते हैं टीवाई के 7. ये कहता है टू एक्सपोर्टर्स नेमली रेड स्काई एंड ब्लैक नाइट हैव अचीव द स्टेटस ऑफ स्टेटस होल्डर, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनेंगे इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर. Both the exporters have been regularly exporting goods other than gems and jewelry every year. हर साल दे रहे हैं. What would be the minimum export performance of the two exporters to achieve such status? कितना इनका मिनिमम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा होगा कि उनको 1 स्टार मिला. अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भले ये 1 मार्क्स का आए, एमसीक्यू में आए या 2 मार्क्स का आए, जितने का भी आए, आपको पूरा वो याद होना चाहिए कि 1 स्टार के लिए कितनी है, 2 के लिए कितनी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए. क्योंकि ये क्वेश्चन तो 1 स्टार का आया है. अगर क्वेश्चन में 2 स्टार कर दे, 3 स्टार कर दे, 4 स्टार कर दे, 5 स्टार कर दे, तो चीजें याद रखना. ठीक है, तो इसको हम देखते टेबल में. वैसे $3 मिलियन है इसका आंसर. फिर कहता है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, both the exporters want to establish export warehouse in accordance with the applicable guidelines. What should be their export turnover to enable them to establish export warehouse? देखो ये क्या पूछ रहा है कि दोनों करना चाहते हैं. अब हमें पता है 1 स्टार वाले तो कर नहीं सकते. फिर ये पूछ रहा है उनकी होनी कितनी चाहिए एक्सपोर्ट टर्नओवर कि वो कर पाए. मतलब उन्हें 2 स्टार या अबव बनना है. तो हमें इस क्वेश्चन में पूरा बताना पड़ेगा कि 1 स्टार की कितनी, 2 की कितनी, 3 की कितनी, 4 की कितनी, 5 की कितनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कि वो इसमें से कुछ भी अचीव कर ले. 2 या अबव कुछ भी बन जाए, 1 तो नहीं कर सकता. तो वो नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए कितने यूएस डॉलर्स है. ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो एक बार फिर से देख लेते हैं वो कितने नंबर्स है. 3, 15, 50, 200, 800. 3, 15, 50, 200, 800. याद कर लेना जैसे मर्जी. ठीक है, ये था पूरा कंसेप्ट अपना स्टेटस होल्डर का विद ऑल द आईसीएस स्टडी मैट क्वेश्चंस. उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो चुका है. फिर एक टॉपिक है, ज़्यादा काम का नहीं है. क्या कहता है, क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट. अब फॉरेन ट्रेड होगा तो कुछ कंप्लेंट्स आएगी, कोई डिस्प्यूट आएगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओनर इज लाइबल टू डिक्लेयर द ट्रू एंड करेक्ट वैल्यू, क्वांटिटी, सब कुछ सही बताएगा ओनर. ठीक है. In case of export, a certificate is required for quality and specification of goods, services in accordance with the contract. Committee on Quality Complaints and Trade Disputes, एक कमेटी बनी है. इस चैप्टर में हर एक चीज़ की एक कमेटी बना दी गई है. कमेटियों के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, बाकी अगर बस रीड कर लेना, दिमाग में बिठा लेना. तो ये कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू ऑल क्वालिटी एंड ट्रेड. इट रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग टू क्वालिटी इश्यूज. कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई, अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग्स, नॉन पेमेंट, पार्शियल सप्लाई, हमने फुल सप्लाई नहीं करी, गलत सप्लाई कर दिया, सब कुछ ये कमेटी देखेगी. इट विल टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू रिड्रेस एंड रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस. तो इसमें अपने करेगी. कुछ काम का है नहीं इसमें, जो काम का था स्टेटस होल्डर बता दिया. फिर है नेक्स्ट टॉपिक स्कॉमेट. स्कॉमेट एक ऊपर भी हमने पढ़ी थी, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बोला गया है. स्कॉमेट एज एन स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. 5 चीजें इसमें आती है. ये एक लिस्ट है. इट इंक्लूड डुअल यूज आइटम्स. अब इन आइटम्स का 2 यूज हो सकता है, डुअल यूज, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज which have potential civilian and industrial use as well as application in weapons of mass destruction and military nuclear related items. ऐसी आइटम्स है ये, कोई स्पेशल केमिकल्स है. केमिकल से बॉम्ब भी बन सकता है और एक दवाई भी बन सकती है. ठीक है, या घर में इसमें जैसे वॉशिंग पाउडर होता है, कपड़े भी धो सकते हैं. फिर ऑर्गेनिजम्स हो गए, मटीरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ गया, जिसका 2 यूज है. सिविलियन यूज यानी कि तुम घर पे भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, और डिफेंस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बन सकते हो. उससे मिलिट्री न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स है.
तो इन आइटम्स की एक लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट ने। एक्सपोर्ट ऑफ दीज आइटम्स इज आइदर प्रोहिबिटेड और रिक्वायर ऑथराइजेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिट कर रखा है कि नहीं लाने देंगे, और अगर लाएंगे भी ऑथराइजेशन चाहिए। अब अगर आर्मी नीड्स के लिए चाहिए तो ऑफ कोर्स इसको लेके आएंगे, बट काफ़ी सिक्योरिटी है, ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है। रिलायंस को चाहिए तो वो ऑथराइजेशन ले, कोई इंडस्ट्रियल यूज करना है उसको, उस केमिकल्स का या उस टेक्नोलॉजी का, तो ऑथराइजेशन चाहिए, अदरवाइज दे आर प्रोहिबिटेड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। फिर कॉमेट लिस्ट इज आवर नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट of dual use items and is aligned to the control list of all the multilateral export control regimes and international conventions। कह रहे हैं कि बाकी देशों की भी होती है, हमारी भी एक नेशनल कंट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, इन लिस्ट को हम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। लिखा यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड, इंपोर्ट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड ऑफ दीज आइटम्स। बाकी बस फुल फॉर्म याद रख लेना, बेसिक चीजें याद रख लेना, ऐसी एक लिस्ट है। फिर आता है एक टॉपिक डिनाइड एंटिटी लिस्ट, ज्यादा काम का नहीं है। कह रहे हैं फर्म में बी प्लेस अंडर दिस लिस्ट, डिनाइड एंटिटी लिस्ट बाय द कंसर्न रीजनल अथॉरिटी। अब कोई फर्म है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रही तो उसको डिनाई कर देंगे एंटिटी। इन सच अ केस अ फर्म में बी रिफ्यूज्ड ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ना उनको लाइसेंस दिया जाएगा ना उनका लाइसेंस रिन्यू करेंगे, कोई ऑथराइजेशन रिन्यू नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी है। सारे नए लाइसेंस उनको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अ फर्म्स नेम कैन बी रिमूव फ्रॉम डिनाइड एंटिटी लिस्ट, लिस्ट से बाहर निकाला जाता है अगर वो सही फर्म बन जाए, गलत से सही कर दे। इफ द फर्म कंप्लीट्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करे, पे कर दे सारी पेनल्टीज, फुलफिल कर दे रिक्वायरमेंट, सब कुछ सही कर दे, सही रास्ते पे चले, तो उसको निकाल देंगे, इस लिस्ट से बाहर फेंकेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था कुछ बेसिक चीजें एफटीपी की। आई नो टाइम कंज्यूमिंग है बट चीजें आसान है, एक स्टेटस होल्डर का कंसेप्ट आया था इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एफटीपी में क्या क्या पॉलिसीज है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेके, लेट्स सी। इसमें मैंने एक टेबल बना रखा है यहाँ पे हर एक चीज के बारे में। जो कलर्ड आइटम्स है, जैसे ये येलो कलर की है, दिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल वाइट में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करना, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल चलेगा। फिर उसके बाद आएगा प्रोविजंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें भी सेम फॉर्मेट हमारा चलेगा, ठीक है। लेट्स सी। थोड़ा सा पानी पीने पी लो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल्स। अब इंपोर्ट कर रहे हैं हम सैंपल्स, तो क्या सैंपल्स अलाउड है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स अप टू 3 लाख शैल बी अलाउड। 3 लाख तक के सैंपल्स हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स ऑफ इवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स इज अलाउड विदाउट इंपोर्ट ऑथराइजेशन। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स का भी सैंपल अलाउड है, ठीक है, उसके लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं लगेगी। एक्सेप्शंस, बट कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस एज इन ये प्रोहिबिटेड आइटम्स है या इनके लिए ऑथराइजेशन लगेगी। दीज आइटम्स नीड ऑथराइजेशन। कौन सी आइटम्स है ये, लेट्स सी। सबसे पहले तो डिफेंस या सिक्योरिटी आइटम्स है। फिर कोई सीड्स, बीज या न्यू ड्रग्स, इनको एक्सेप्ट रखा हुआ है, इनके सैंपल्स नहीं मंगा सकते। रीजन मीन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सबको पता है, सिक्योरिटी रीजन है। सीड यानी कि बीज हो गए, अब क्यों नहीं मंगा सकते? कुछ ऐसे सीड्स या कुछ ऐसा प्लांट हो सकता है जो इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, इंडिया की जो नेटिव क्रॉप्स है उनको वो खराब कर सकता है, इसलिए वो सीड्स नहीं इंपोर्ट करने देंगे, चाहे वो सैंपल्स के लिए हो, ऑथराइजेशन चाहिए। मधुमक्खी यानी कि बीज हो गई, ये भी अलग अलग तरीके के रिस्क लाते हैं अपने साथ, तो वो भी अलाउड नहीं है। कोई नई दवाई है वो भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके क्या टेस्ट है क्या रिजल्ट है, सैंपल्स उसको नहीं मंगा सकते, उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए। मंगा सकते हैं बट ऑथराइजेशन चाहिए। कहने का मतलब, अगर इसको सम अप करें, दिस सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इस पे एक ना टीवाई के भी है कि मिस्टर एक पर्सन है आयुष वांट्स टू इंपोर्ट सैंपल्स फ्रॉम यूएस, स्टेट इन ब्रीफ पॉलिसी फॉर इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो क्या करोगे? हम बताएंगे कि सैंपल्स तुम इंपोर्ट कर सकते हो अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹3 लाख, ड्यूटी फ्री यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, 3 लाख का सामान तुम सैंपल्स के थ्रू मंगा सकते हो। इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स
रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के लिए भी अलाउड है, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, एक्सेप्ट सीड्स, बीज, न्यू ड्रग्स, डिफेंस सिक्योरिटी आइटम्स, उसके लिए ऑथराइजेशन लगेगा। ओके, फिर सेकंड आता है गिफ्ट्स। अगर यूएसए में बैठा बंदा हमें इंडिया में गिफ्ट देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? गिफ्ट तो दे सकता है, बट इम्पोर्ट ऑफ गिफ्ट इंक्लूडिंग दोज परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल, अगर हम कहीं से कुछ परचेज भी करते हैं थ्रू पोस्ट और कोरियर जैसे मर्जी आए, वे कस्टम क्लियरेंस सॉर्ट एज गिफ्ट इज प्रोहिबिटेड, वो अलाउड नहीं है। मीन्स कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऐसे नहीं कि कस्टम वाले, अगर यूएसए वाला बंदा इंडिया में तुम्हें कोई गिफ्ट भेज रहा है तो कस्टम डिपार्टमेंट अपने पास ही रख लेगा, भाई ये तो मेरा हो गया अब से, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब पैसा दो और अपना सामान ले जाओ, भले ही फ्री में गिफ्ट आ रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहे हम गिफ्ट के लिए, बट इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी उस पर। ठीक है, तो गिफ्ट को गवर्नमेंट ने नहीं बख्शा, कह रहे हैं कि गिफ्ट ले रहे हो तो पैसा तो चुकाओ, कस्टम ड्यूटी हमें तो दो भाई, हम भी गिफ्ट लेंगे। इसके लिए भी एक्सेप्शन रखी गई है। एक्सेप्शन क्या है? राखी, बहना ने भाई की कलाई पे, राखी, राखी की एक्सेप्शन है। और लाइफ सेविंग मेडिसिन, दवाइयों की जो जान बचाए, हर एक दवाई नहीं, ऐसे नहीं तुम डिस्प्रिन मंगा रहे हो, डोलो मंगा रहे हो, हर एक दवाई नहीं, लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर नीचे एक चीज बोली गई है जिसको पढ़ के पहले थोड़ा अजीब सा लगता है। कहता है इफ ड्यूटी ऑन राखी इज अप टू ₹100, नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड। देखो, पहले गवर्नमेंट ने कहा कि सारे गिफ्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, फिर राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन को छोड़ दिया। राखी को छोड़ दिया, फिर कह रहे हैं कि अगर राखी पे कस्टम ड्यूटी ₹100 से ज़्यादा लगती है तो हम उस पर ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, बट इफ इट इज अप टू ₹100 नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड। अब इसका लॉजिक अगर समझो तो काफ़ी डीप है। लॉजिक वैसे एग्जाम के लिए नहीं है, बट याद रखने के लिए लॉजिक काम आएगा। देखो, राखी को सबसे पहली बात तो एग्जाम्प्ट क्यों करा गया? देखो, यूएसए में सिस्टर है या ब्रदर है, ये सिस्टर है क्योंकि इंपोर्ट हो रही है, इंडिया में ब्रदर है, इंडिया में ब्रो, और यूएसए में सिस। राखी वाले दिन सिस्टर ने ब्रदर को राखी भेजी, इंडिया में वो इंपोर्ट हो गई, अब राखी एक गिफ्ट है। ठीक है, तो अब ये फेस्टिवल है, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि इस प्यार को हम पैसा नहीं करेंगे, पैसों में नहीं तोलेंगे। ठीक है, सिस्टर ने क्या करा, राखी भेजी और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी भेजी, यानी कि चॉकलेट्स भेजी, कोई वॉच भेज दी, आईफोन भेज दिया। तो उन आइटम्स पे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो बात तो सबको पता है, वो जेन्युइन चीज़ है, सिर्फ राखी एग्जाम्प्ट करी है। बट अगर उस राखी पे भी ₹100 से ज़्यादा की कस्टम ड्यूटी है तो गवर्नमेंट कहेगी कस्टम ड्यूटी दो। रीज़न बीइंग, अगर आप शॉपिंग करने जाओ राखी पे, अगर तुम गए हो अपनी बहन के साथ शॉप करने, राखी हद से हद ₹10 से स्टार्ट होती है, फिर अच्छी राखी आ जाती है ₹50 की, ₹100 की, ब्रेसलेट वाली आ जाती है ₹200 की, मैक्सिमम मान लो ₹900 की। इतनी महंगी तो कोई राखी बांधता ही नहीं, सबसे पहली बात, बहुत कम। ज़्यादातर 50, 100, 200, 250 का ही खेल होता है राखी में, उस धागे का। मैं सिर्फ प्यार की कीमत नहीं लगा रहा, बट उस राखी की कीमत इतनी होती है। ठीक है, अब लेट से ₹900 की राखी अगर हम बाई चांस ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी राखी है ₹900 की, बेसिक कस्टम ड्यूटी नॉर्मली होती है 10%, और 10% का लगता है SWS, यानी कि 11% इफेक्टिव रेट। 900 रुपये का 11% यानी कि ₹90 की कस्टम ड्यूटी बैठती है, जो ₹100 से कम है। तो अराउंड 900 तक की राखी या 950 तक की राखी गवर्नमेंट कहती है ले लो। अगर 900, अगर 100 डिवाइड बाई 11% करे तो अराउंड ₹909 की, वही ₹900 तक की राखी कह रही है ले लो। बट होता क्या है, या हुआ क्या, इसका मिसयूज कैसे हुआ और क्यों ऐसा लिखना पड़ा? सिस्टर ने ब्रो को राखी भेजी, वो सिंपल राखी नहीं थी, वो राखी थी गोल्ड की, सिल्वर की, या उस राखी पे कुछ ऐसी इतनी एक्सपेंसिव राखी थी। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, इसको तो मिसयूज हो रहा है, तुम 5 ग्राम की या मतलब 50 ग्राम्स की तुम राखी भेज दो 4-5 लाख की, तो ऐसा थोड़ा कि तुम उस पर कस्टम ड्यूटी ना ले, देयरफॉर इसलिए लगी है। और इतना डिस्कशन इतना यूजफुल नहीं था इसमें, बट मैंने बता दिया ताकि थोड़ा सा ये चीज़ें ना याद रहेगी माइंड में, एग्जाम लिखते वक्त यही कहानियाँ याद आएगी और हम लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, नॉट अ बिग डील। चलो आगे बढ़ते हैं।
और अगर यहाँ तक सारा सब कुछ पसंद आ रहा है, ये डिस्कशन इतना डिटेल में जाके भी रिवीजन में अगर चीज़ें समझ आ रही है, अच्छी लग रही है और लग रहा है कि एग्जाम में यूजफुल रहेगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ भी शेयर कर देना कि वो भी पास हो जाए सीए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पैसेंजर बैगेज, ज़्यादा काम का नहीं है। फॉलोइंग पैसेंजर बैगेज कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट एन ऑथराइजेशन सब्जेक्ट टू बैगेज रूल्स 2016। बैगेज रूल्स तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अलग से वीडियोस की अवेलेबल है, अलग से क्वेश्चन जिसका 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। बोनाफाइड हाउसहोल्ड गुड्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है। सैंपल्स ऑफ आइटम्स फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर एफटीपी अलाउड है। फिर ड्राइंग्स, पैटर्न्स, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बेल्ट्स, ट्रिमिंग एंड एम्बेलिशमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट imported as part of passenger baggage of exporters coming from abroad। इस पे मैं एक चीज बताता हूँ क्या है ये। एक एक्सपोर्टर है जो इंडिया से बाहर से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, अपने साथ कोई ड्राइंग लेके आ रहा है, कोई पैटर्न यानी कोई डिजाइन, कोई लेबल, प्राइस टैग्स हो गए, बटन या बेल्ट लेके आ रहा है। समझ लो ये टी शर्ट बना रहा है, उस पे बटन्स लगेंगे, बेल्ट लगेंगे, प्राइस का टैग लगेगा, वो सब बाहर से लेके आ रहा है अपने साथ बैगेज में, वो भी हम ड्यूटी फ्री अलाउ कर देंगे बैगेज में। These required for export imported as part of passenger baggage of exporters coming from abroad। क्योंकि ये टी शर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इसलिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होते, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में होते पैसेंजर बैगेज। अगर थोड़े बहुत बटन्स ला रहे हैं तो कोई नहीं, बट ये एक्सपोर्ट के लिए ला रहा है तो ज़्यादा लेके आया होगा, हो सकता है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। अब बटन्स तो होते छोटे से है, एक बैगेज में तुम 5 लाख या 10 लाख के बटन्स भी रख सकते हो। ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट के लिए ला रहा है, प्रॉपर डिक्लेरेशन दे रहा है, तो अलाउ कर देंगे। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक स्टार है, उस स्टार का रेफरेंस यहाँ पे है, कहते हैं अगर हम सैंपल्स ला रहे हैं बैगेज में, एनी आइटम इंक्लूडिंग सैंपल्स हुज इम्पोर्ट पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है और इज चैनलाइज्ड थ्रू एसटी आर नॉट परमिटेड एज पार्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज विदाउट अ वैलिड ऑथराइजेशन। सैंपल के लिए हमने देखा था रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स अलाउड है विदाउट ऑथराइजेशन, बट अगर वो बैगेज में आ रही है तो उसका ऑथराइजेशन लगेगा। अब कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, बट एक एक बार रीड करना तो ज़रूर बनता है। ये कहता है री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर्ड आइटम्स, capital goods, equipment, component, etc., whether imported or indigenous, may be sent abroad for repairs, testing, etc., and re-imported without an authorization, except goods restricted under ITCHS। यानी कि कोई गुड्स चाहे वो इम्पोर्टेड हो या इंडिजीनियस, इंडिया के हो, उसको एक्सपोर्ट करके तुम रिपेयर करा लो और वापस मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, अब कोई गुड्स है जो यूएसए के प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं अब्रॉड, after completion of the project abroad, goods including capital goods used in the project can be imported without an authorization provided they are used for at least 1 year। यानी कि यूएसए में कोई मशीन यूज हुई है या कोई टूल्स यूज हुए हैं बाहर के प्रोजेक्ट के लिए, उसको तुम इंडिया ला सकते हो इफ दे आर यूज मोर देन 1 year। प्रोटोटाइप्स मोर देन वन यानी कि एटलीस्ट 1 year। प्रोटोटाइप इज समथिंग इक्वल टू सैंपल ही कहते हैं प्रोटोटाइप को। कह रहा है कि न्यू एंड सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप्स may be imported without an authorization on the following condition: the importer is an actual user, यानी कि जो import कर रहे हैं वही उसको यूज करेगा। ऐसा ना हो कि जिसने import करा वो आगे किसी को सेल कर दे प्रोटोटाइप, ऐसा नहीं। अगर रिलायंस ने प्रोटोटाइप import करा है, रिलायंस ही यूज करे, वो अपने अडानी को नहीं दे सकता। He is engaged in production research of a product for which prototype is required। और अगर रिलायंस ये प्रोटोटाइप को import भी कर रहा है तो वो उस प्रोटोटाइप को यूज करने वाली चीज बना रहा हो, प्रोडक्शन या रिसर्च। ऐसा नहीं कि मैं कर लेता हूँ बाद में देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मिल रहा है फ्री में या मिल रहा है सस्ते में तो ले लो। ही इज एंगेज इन प्रोडक्शन या रिसर्च, रिसर्च में होना चाहिए। मेटालिक वेस्ट एंड स्क्रैप, import of metallic waste and scrap will be subject to the condition that it will not contain कोई hazardous toxic radioactive चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे थोड़ा बीमारी फैलानी है इंडिया में लाके। और एनी टाइप ऑफ आर्म्स, एनिमेशन, माइंस, कार्ट्रिज, एक्सप्लोसिव मटेरियल एनी फॉर्म, ये सब स्क्रैप की मेटेलिक वेस्ट में नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि गन है, गन खराब हो गई, उसके पार्ट्स भेज दिए इंडिया में, नॉट अलाउड। देन लास्ट इज सेकेंड हैंड गुड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट मीन्स थोड़ा सा बड़ा है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इम्पोर्ट पॉलिसी फॉर सेकेंड हैंड गुड्स इज एज फॉलोज। अब ये ना एक चार्ट है, आईसीए नहीं बना रखा है और इसी तरीके से पेश कर रखा है स्टडी मैट में, थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स
या तो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, यानी कि मशीन्स हो गई, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, या अदर देन कैपिटल गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स या तो कैपिटल गुड्स है या अदर देन कैपिटल गुड्स। अदर देन कैपिटल गुड्स अगर कोई है तो इफ इट इज इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, रिफर्बिश, रिकंडीशन और री इंजीनियरिंग, तो फ्रीली इंपोर्टेबल सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन, फ्रीली उसको इंपोर्ट कर सकते हो अगर वो रिपेयर रिफर्बिश के लिए आए हैं। ओके, बाकी बचे हुए गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है फॉर इंपोर्ट एंड कैन बी इंपोर्टेड ओनली अगेंस्ट एन इंपोर्ट ऑथराइजेशन, उसका ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये तो था अदर देन कैपिटल गुड्स। अगर रिपेयर रिफर्बिश रिकंडीशन के लिए आ रहे हैं, अगर रिपेयरिंग के लिए आ रहे हैं मतलब रिपेयर होके वो वापस चले जाएंगे इंडिया से। ठीक है, इंडिया बेसिकली सेकेंड हैंड गुड्स नहीं मंगाना चाहता अपने देश में। रीजन मीइंग, ऐसे तो हर कोई इंडिया में ये डंप कर देगा, अपना पुराना माल इंडिया भेज देगा। समझ रहे हो बात? हर कोई यूएसए वाला उनकी सेकेंड हैंड आइटम्स इंडिया बेचता रहेगा, तो इंडिया उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। कह रहा है वो अगर कैपिटल गुड्स नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है सेकेंड हैंड गुड्स, मशीनरी होती तो हम उससे प्रोडक्शन कर लेते हैं। मशीनरी होते हैं जैसे एरोप्लेन होते हैं, शिप्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है सेकेंड हैंड गुड्स मशीन जो इंडिया में वापस आके उसको यूज़ कर सकते हैं, खराब नहीं है वो। बट अदर देन कैपिटल गुड्स है तो उसका इंडिया में क्या काम? ठीक है, अब कोई टीवी है, ठीक है, वो अदर देन कैपिटल गुड्स है, सेकेंड हैंड गुड्स, टीवी इंडिया में क्या करोगे उसका? अगर वो रिपेयरिंग के लिए आया तो ठीक है, रिपेयर करो, उसको वापस भेजो, एक्सपोर्ट करो, तो फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। बट अगर कोई और रीज़न है, रिमेनिंग गुड्स रिपेयरिंग के लिए नहीं आए, तो रिस्ट्रिक्टेड है। बताओ भाई क्यों आ रहे, ऑथराइजेशन लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, बट अब कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में कहता है अगर कैपिटल गुड्स फ्री फॉर इंपोर्ट है, ठीक है, देन refurbished reconditioned spares of capital goods for which a chartered engineer certifies existence of 80% residual value, यानी कि फ्री ऑफ इंपोर्ट अलाउ कर देंगे हम कोई भी रिफर्बिश रिकंडीशन गुड्स है जिसके लिए एक इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, एक सर्टिफाई करे कि उस कैपिटल गुड में 80% रेजिडुअल वैल्यू है, यानी कि अभी भी 80% उसमें बचा है लाइफ उसकी, 80% लाइफ बची है उसकी। ठीक है, फिर फ्री ऑफ इंपोर्ट क्या कर देंगे हम, अलाउ करेंगे ऑल अदर सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स अदर देन लिस्टेड अबव। ऊपर एक लिस्ट दे रखी है जिनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, उसके अलावा कैपिटल गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकते हो, फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो अगर वो रिफर्बिश है, रिकंडीशन और 80% उनकी लाइफ है, या कोई और कैपिटल गुड जो ऊपर नहीं लिखा गया। अब जो ऊपर लिखे गए हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर एन ऑथराइजेशन। कौन कौन? एसी अगर सेकेंड हैंड मंगा रहे हो, ठीक है, कोई डीजल जनरेटिंग सेट्स यानी कि डीजी सेट्स जनरेटर मंगा रहे हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर सेकेंड हैंड मंगा रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड है, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, रीफर्बिश रिकंडीशन स्पेयर्स पार्ट्स ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर, ऊपर जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हमने देखे कंप्यूटर, इसका अगर सेकेंड हैंड रिफर्बिश रिकंडीशन है तब भी मंगाने पड़ेंगे उनके स्पेयर्स। ऑल नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स, कौन है नोटिफाइड हमें जानने की जरूरत नहीं। यूज्ड आईटी एसेट्स यानी कि लैपटॉप सेकेंड हैंड ऑफ कोर्स यूज्ड ही होंगे, लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, इंपोर्टेड फ्रॉम सेस टू डीटीए, यानी कि इंडिया के इंडिया ही हो गया। अब देखो सेस यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में होते हैं, इंडिया से अगर ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ही आ रहे हैं तब भी ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सेस को इंडिया माना नहीं जाता फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्पस। अगर यहाँ पे अगर डीटीए कुछ देता तो एक्सपोर्ट मानते हैं, यहाँ से मानते तो इंपोर्ट मानते हैं। ठीक है, आई होप ये बेसिक चीजें पता होगी। तो ये था सेकेंड हैंड गुड्स, एक बार देख लेना, ज्यादा काम का नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब एक टॉपिक है, ज्यादा काम का ये भी नहीं है बट रीड करना हमारा फर्ज बनता है। Import of items under advance authorization, EOU says, without compliance to mandatory quality control orders. कह रहा है import of items under the advance authorization, export oriented unit, special economic zone without compliance to mandatory quality control orders, बिना क्वालिटी कंट्रोल के तुम इंपोर्ट कर सकते हो। क्या कहना चाह रहा है, पढ़ ही लेते हैं।
Quality control orders are regulatory mandates issued by government to ensure that products meet specific quality standards. Domestic manufacturers as well as importers need to ensure that the products covered by QCO quality control orders must not be manufactured या imported without compliance with the specific standards. कहने का मतलब अगर इंडिया में कोई सामान आ रहा है या इंडिया में कोई सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स होने चाहिए. बट इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स under advance authorization, EOU says without compliance of mandatory QO shall be subject to the following conditions. हम अलाउ कर देते हैं बिना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के. अगर तुम इनपुट इंपोर्ट कर रहे हो, इनपुट एज इन मान लो रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल तुम यूज करके फिनिश गुड्स बनाओगे और फिनिश गुड्स इंडिया से बाहर चला जाएगा, यानी इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं करे, हमें क्या लेना देना क्वालिटी का. इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं करे, हमें क्या लेना देना क्वालिटी का, हम थोड़ा यूज कर रहे हैं. एक ये मतलब निकल सकता है इसका. बट देखो वैसे होता क्या है, अगर इंडिया में गुड्स एंटर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, कि वो क्वालिटी मेट करे. बट अगर तुम इनपुट्स रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, उससे कुछ सामान बनाओगे और वो एक्सपोर्ट कर दोगे, तो उन इनपुट्स का जो इंपोर्ट कर रहे हो उससे क्वालिटी चेक करने की जरूरत नहीं है. इसका ये रीजन नहीं है कि हम यूज नहीं कर रहे, इसका रीजन ये है जब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट की क्वालिटी तो चेक होगी ना. यूएसए वाला ऐसे थोड़ा ले लेगा सामान, तो वो क्वालिटी चेक करेगा, उसमें वो कवर हो जाएगी. ठीक है, देखो फिर कुछ कंडीशंस बताइए. देखो सच इनपुट शेल बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ही बने, उससे इंडिया में सामान नहीं आएगा वो. नो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्लियरेंस ऑफ इनपुट्स और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ सच इनपुट्स आर अलाउड. डोमेस्टिक टैरिफ एरिया अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्वालिटी चेक ही नहीं हुआ, तो इंडिया में अलाउ नहीं होने देंगे. अनयूज्ड इनपुट्स में बी रीएक्सपोर्टेड डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ जीएसटी अथॉरिटीज. अगर कोई इनपुट्स बच गए तो ऐसा नहीं कि उसको इंडिया में भेज दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो या वापस भेज दो, डिस्ट्रॉय कर दो या वापस भेज दो. Exemption from QCO will be available for physical exports only and exemption will not be allowed for deemed exports. क्योंकि deemed exports में मैंने बताया था गुजरात का कपड़ा मुंबई आ रहा है, यानी कि इंडिया का ही सामान है, वहां पे तो क्वालिटी चेक करवा लेना. ठीक है, मतलब उसके लिए कोई ये लगेगा नहीं. Import of inputs without compliance to mandatory QCO under DFIA scheme is not allowed. ये इतना काम का नहीं, जब DFIA पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको बस पढ़ लेना. बाकी एमसीक्यू के लिए देख लेगा कि ये डीएफआईए के लिए यानी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन के लिए अलाउड नहीं करते. फिर आते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोविजंस ध्यान रखने होंगे. ऑल गुड्स में बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड. इंडिया वाले कहते हैं सारा सामान एक्सपोर्ट कर दो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ एक्सपोर्ट कर दो. क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे यूएस डॉलर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. अदरवाइज स्टेटेड कुछ कंडीशन लग सकते हैं, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. फिर बात करते हैं गिफ्ट्स की. गुड्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए इन अ लाइसेंसिंग ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च में भी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट. 5 लाख तक का गिफ्ट तुम भेज सकते हो. एक्सेप्शंस क्या है. Items restricted for export shall not be exported as gift without an authorization. कोई ऐसी आइटम जो एक्सपोर्ट के लिए वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे था ना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड, बट किसी आइटम पे रिस्ट्रिक्शन है उसको तुम गिफ्ट नहीं दे सकते बिना किसी ऑथराइजेशन के. ऑथराइजेशन ले लो फिर गिफ्ट दे देना. इंपोर्ट का गिफ्ट याद है, इंपोर्ट के गिफ्ट अलाउ नहीं करते, कस्टम ड्यूटी लगेगी एक्सेप्ट राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन. बट एक्सपोर्ट में कह रहे गिफ्ट दे लो 5 लाख रुपए के. बट इंपोर्ट में तो कुछ 3 लाख रुपए का था, 3 लाख रुपए का सैंपल्स थे. ठीक है, याद रखनी चाहिए ये चीजें क्योंकि यहीं पे अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी कहाँ पे कितने का था. ठीक है, तो ये याद करना है. फिर पैसेंजर बैगेज काम का नहीं है, कहता है अनअकम्पनीड बैगेज मे बी एक्सपोर्टेड विद इन 1 ईयर बिफोर और आफ्टर पैसेंजर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया. सैंपल्स दैट आर फ्रीली एक्सपोर्टेबल कैन बी एक्सपोर्टेड इन बैगेज. ऑथराइजेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स. वही अगर सैंपल्स फ्रीली एक्सपोर्टेबल है तो ले जाओ, और अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके लिए ऑथराइजेशन ले लेना. फिर ये अनअकम्पनीड बैगेज वाला टॉपिक तो हम बैगेज में पढ़ते ही है वैसे, कि वो एक्सपोर्ट हो सकता है विद इन 1 ईयर बिफोर और आफ्टर पैसेंजर्स डिपार्चर. सैंपल्स के बारे में बोला गया, सैंपल्स ऑफ फ्रीली एक्सपोर्टेबल, सैंपल्स ऑफ फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स आर अलाउड विदाउट एनी लिमिट. जितनी मर्जी लिमिट का तुम सैंपल भेज दो, कोई लेना देना नहीं. बट यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है. ऐसा नहीं कि तुम 10 करोड़ का सैंपल भेज दो, ये तो पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही हो गया. ठीक है, तो इस पर कोई लिमिट्स होगी, बट
आईसीए के लिए लिखो कि कोई लिमिट नहीं है, सैम्पल अलाउड, इतना काम का नहीं है वैसे भी। इसमें क्वेश्चन क्या ही बनेगा कि एक्सपोर्ट के सैंपल अलाउड है, सिर्फ इतनी सी लाइन लिख के आ जाओगे, नहीं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि कितने गिफ्ट्स अलाउड है 5 लाख के, क्या आइटम एक्सेप्टेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स के बारे में बताओ, दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन सकता है। फिर क्या कहता है, earlier certificate of origin of goods for export was issued by designated agencies. Now self certification has been enabled for approved exporters. Manufacturers who are status holder will also be eligible. ज़्यादा काम का नहीं है, बट कहना क्या चाह रही है कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है ओरिजिन ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ऐसा एक सर्टिफिकेट चाहिए कि वहाँ पे ये बना भी है कि नहीं, कोई गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, ऐसे तो कोई भी स्टैम्प लगा सकता है, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए, तो एक वो चाहिए ऑथेंटिकेशन। तो पहले एजेंसीज करती थी, बट अब एक्सपोर्टर सेल्फ सर्टिफाई खुद ही बता सकते हैं कि हमने कहाँ पे बनाया है, कोई अप्रूव्ड एक्सपोर्टर के लिए, स्टेटस होल्डर के पास तो ये फैसिलिटी है। पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिनोमिनेटेड आइदर इन आईएनआर और फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, यानी कि जब तुम्हारा एग्रीमेंट होगा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, तुम कुछ भी लिख लो, तुम लिखो कि 5 लाख करोड़ रुपीस लगेंगे, या 5 लाख करोड़ को तुम यूएसडी में कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख लो। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिनोमिनेटेड आइदर इन आईएनआर या फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, बट जब पैसा मिलने की बात आए, तुमने एक्सपोर्ट करा, कहाँ करा, यूएसए में, यूएसए से पैसा आएगा, जब पैसा मिलने की बात आई, बट एक्सपोर्ट प्रोसीड्स शुड बी रियलाइज्ड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखो, चाहे रुपीज में, चाहे फॉरेन करेंसी पे, चाहे किसी भी करेंसी में, हमें तो चाहिए फॉरेन करेंसी में। कुछ केसेस में आईएनआर अलाउ कर देंगे, बट मोस्टली और 99.99% फॉरेन करेंसी में ही चाहिए पैसा, तभी तो इंडिया के रिजर्व्स बढ़ेंगे, इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेगा। इफ एक्सपोर्टर फेल्स टू रियलाइज export proceeds within the time specified by RBI, he shall return all the benefits. अगर पैसा नहीं ला पाता ये within time specified, तो सब कुछ बेनिफिट वापस करने होंगे। अगर रीजन उसके बियॉन्ड के कंट्रोल के बाहर है, तो आरबीआई से अप्रोच करेगी, उसको अनरियलाइज्ड अमाउंट राइट ऑफ कर दे। अब यूएसए वाला पैसा दे ही नहीं रहा, ठीक है, वो बंद हो गया, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट हो गया। अब एक्सपोर्टर की गलती थोड़ी ना, तो एक्सपोर्टर कहेगा कि राइट ऑफ कर दो, बैड लॉस, बैड डेट। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन एफटीपी का, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू स्टेटस होल्डर, रिलेटिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और बाकी छोटी मोटी चीजें जो हमने देखी। यहाँ तक के टॉपिक्स कवर करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स लगे, ठीक है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक है यूनिट 2, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करने में भी हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी तक 13 पेजेस हो चुके हैं आउट ऑफ 24। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, देखते हैं कि कितने पेजेस बचे हैं, तो 24 में से 13 पेजेस हो गए, यानी कि 11 पेजेस रिमेनिंग है। उससे भी कुछ लास्ट के 2-3 पेजेस तो क्वेश्चंस में है, तो स्कीम्स हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 पेजेस पे है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो स्कीम्स पे फोकस रहे, वीडियो बटी रहे, क्योंकि ऐसा ना लगे कि इतनी लंबी देर बैठना पड़ेगा। अगर किसी को बैठना ही है तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको बस रीड करना, रिवाइज करना, लर्न करना, जो जो आपको अच्छा लगे, जो जो आपको सही लगे, ठीक है। बाकी एक समझदार को इशारा काफ़ी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, वो मैं साथ साथ बताता चला। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली ही फटाफट।